प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बीए सेकेंड ईयर और इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल है। उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हमने देखा है तीन पार्ट देखे हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये मिडिल हो गया और ये साउथ, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत हमने देखा था कि दक्षिणी अरावली में दो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। दो क्षेत्र हैं, एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ और दूसरा है आबू पर्वतीय क्षेत्र। और इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि जो आबू पर्वतीय क्षेत्र हैं, दो क्षेत्रों की बात करेंगे हम। पहला क्षेत्र है मेवाड़ की पहाड़ियाँ, ये टॉपिक हमारा हो गया। दूसरे की बात कर रहे हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र की। आबू पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने बात की थी कि ये संपूर्ण ग्रेनाइट से संबंधित है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 किलोमीटर है। श्रेष्ठतम भाग ये सबसे ऊंचा भाग है। इसके बाद में किस प्रकार की बैथोलिक या विशाल इंसेलबर्ग, इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। और इसमें कुछ पर्वत चोटियाँ पाई जाती है, पर्वत समूह पाए जाते हैं चट्टानों की। तो टोड रॉक की बात की और हॉर्न रॉक की बात की। ये कुछ सामान्य चीज़ें हमने देखी थी आबू पर्वतीय क्षेत्र में। कल हम बात कर रहे थे कि जो आबू पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत जो टोड रॉक है, हॉर्न रॉक हैं, उसकी बात कर रहे थे हम। टोड रॉक और हॉर्न रॉक क्या है? देखिए, टोड रॉक और हॉर्न रॉक जो है, टोड रॉक का मतलब एक चट्टानी समूह है जिसको किसने कर्नल टोड के द्वारा स्पष्ट किया गया। और इसी टोड के नाम से क्या किया गया है, इस रॉक को, इस चट्टान को क्या किया गया, संबोधित किया गया है कि ये जो क्षेत्र है ये टोड रॉक हैं। और हॉर्न रॉक का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था कि ये कटक आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की संरचना होती हैं। तो उसको हिमानी निर्मित जो क्षेत्र होते हैं, हिमानी निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं आपने पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र को हॉर्न के नाम से जानते हैं, गिरी सरंग के नाम से जानते हैं, अरेत के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानी समूह को क्या बोला इसने, हॉर्न रॉक बताया। ये कुछ हमने देखा था। इसके बाद में सर्वोच्च चोटी की बात की, गुरु शिखर। कहाँ? सिरोही में, 1722 मीटर। इसके संबंध में क्या कहा कर्नल टोड ने? संतों का शिखर कहा। और सबसे ऊंची चोटी है आबू पर्वतीय क्षेत्र की। और उसके बाद में एक पठार की बात की थी हमने, वो पठार था आपका उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है 1360 मीटर। ये पठार आबू पर्वतीय क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। आबू पर्वतीय क्षेत्र के पूर्व में क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन ये पठारी भाग का भाग है, ये पर्वतीय क्षेत्र का भाग नहीं है। अब देखिए, आबू पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ चीज़ें शेष रह गई थी, उसकी बात करते हैं। देखिए, ये आबू पर्वतीय क्षेत्र है।
इस आबू पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में एक क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र। किस साइड में है? पश्चिमी साइड में है। और ये जसवंतपुरा क्षेत्र जालौर में है और इसके अंतर्गत एक पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत? डोरा पर्वत। आबू पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में डोरा पर्वत पाया जाता है जिसको जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं और ये कहाँ पर है? जालौर में स्थित है। और इस जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम में, फिर पश्चिम की बात करेंगे तो जालौर का शेष पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र जो रह जाता है उसके अंतर्गत कुछ पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जैसे उनका नाम है रोजा भाकर, इसराना भाकर, और एक नाम सुना होगा आपने झाड़ोल पर्वत। ये किस क्षेत्र में है? जालौर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके पश्चिम में एक क्षेत्र पाया जाता है सिवाना पर्वतीय क्षेत्र। देखिए सिवाना कहाँ पर स्थित है? सिवाना, ये बात कही हमने यहाँ पर आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही की बात की, फिर जालौर की बात की, दो क्षेत्रों की। और ये जो सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है ये स्थित है बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। सिवाना की बात करेंगे, बाड़मेर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक पर्वत है, जैसे डोरा पर्वत की बात की मैंने, उसी प्रकार से एक पर्वत भी पाया जाता है। उस पर्वत का नाम है नकोड़ा पर्वत। कहाँ पर है? सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में बाड़मेर के अंदर नकोड़ा पर्वत। और आपने सुना होगा, काफ़ी बार नाम सुना होगा, 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ, ये 56 की पहाड़ियाँ भी इन्हीं को कहते हैं, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र को 56 की पहाड़ियाँ। 56 ग्राम समूह है, ये पढ़ेंगे हम। पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पढ़ेंगे 56 ग्राम समूह है। तो देखिए आबू पर्वतीय क्षेत्र में ये 4 क्षेत्र शेष रह गए थे कि आबू पर्वतीय क्षेत्र है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये हो गया सिरोही का क्षेत्र, इसके पश्चिम में ये जालौर का क्षेत्र, फिर ये जालौर का शेष पर्वतीय क्षेत्र, इधर आ गया आपका बाड़मेर का क्षेत्र। इस प्रकार से ये पश्चिमी क्षेत्र में फैले हुए हैं चारों के चारों पर्वतीय क्षेत्र। तो ये है आपका आबू पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत संपूर्ण अरावली की बात करेंगे हम। तो मैंने कहा कि जो दक्षिणी अरावली है वो अरावली शेष अरावली से क्या है, मतलब मिडल और नॉर्थ से सबसे ऊंची अरावली है। तो ऊंची अरावली का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात की, कहाँ पर है? सिरोही में। कितनी है? 1722 मीटर। सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है गुरु शिखर। उसके बाद में है दूसरी आती है आपकी शेर नाम की एक पर्वत चोटी है, ये भी कहाँ पर है? सिरोही। कितनी है? 1597 मीटर।
उसके बाद में ये दो प्रमुख चोटियां, उसके बाद में दिलवाड़ा आती है, देलवाड़ा या दिलवाड़ा। दिलवाड़ा है, ये भी कहाँ है? सिरोही में। कितनी है? 42 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई पाई जाती है। उसके बाद में अगली जो आती है ये है जरगा। जरगा, जरगा है उदयपुर में और 1431 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई पाई जाती है। उसके बाद में है अगली जो लास्ट रह गई है वो है अचलगढ़। क्या है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। और ये 1380 मीटर इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। तो देखिए ये 5 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं और ये सीक्वेंस से दी हुई हैं। गुरु शिखर, उसके बाद में शेर, उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा और उसके बाद में अचलगढ़। अगर आपको ये जो इनकी इकाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, अगर ये याद न रहें तो कोई बात नहीं है, इसकी ऊंचाई हमेशा याद रखना। अगर ये रखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसकी जो स्थिति है, किस ज़िले में है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आसानी भी होगी क्योंकि सिर्फ जरगाई क्या है वो उदयपुर में है, बाकी जो 4 हैं वो सीक्वेंस से कहाँ दे रखी हैं, वो है सिरोही में। तो ये 5 प्रमुख चोटियां हैं आबू पर्वतीय क्षेत्र में। तो देखिए इस प्रकार से ये अरावली आपकी कंप्लीट हो गई है। उत्तरी अरावली की बात की हमने, दक्षिणी मध्य अरावली की बात की, दक्षिणी अरावली की बात की। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली का महत्व क्या है हमारे लिए या मानव के जनजीवन के लिए, क्या महत्व है अरावली का। तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके 4-5 प्रमुख पॉइंट हैं। अगर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हम उनके पॉइंट को आसानी से लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसका महत्व। महत्व के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के लिए जो जीवनदायिनी सरिताएं हैं या नदियां हैं उनकी जन्मस्थली कहलाती है अरावली पर्वतमालाएं। जैसे बनास, बेड़ज, इस प्रकार की बहुत सारी नदियां हैं। अब देखिए जो नदियां होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं पर्वतों से। और अरावली पर्वत के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हैं? बनास है, बेड़ज है, लूनी है, कोठारी है। तो हम क्या लिखेंगे? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं की जन्मस्थली कहलाती हैं। और कुछ नदियों के नाम लिखेंगे, सरिताओं के नाम लिखेंगे, जैसे बनास, बेड़ज, लूनी, कोठारी, साबरमती। ये बहुत सारी नदियां हैं जो अरावली से निकलती हैं। एक चीज़ हो गई ये। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि अरावली पर्वतमाला है वो भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती हैं। अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा
का निर्माण करती है। अब जल विभाजक रेखा देखिए, पूरे भारत की बात करें, हम भारत की बात करें इस प्रकार से, ये मान के चलिए, तो देखिए ये जो अरावली का विस्तार है इस प्रकार से है, और उसके बाद में ये आगे क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और फिर आगे क्या है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस रेखा को हम क्या मानते हैं, प्रधान जल विभाजक रेखा मानते हैं। क्या आज से आपको बता रखा है मैंने कि इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा का अधिक्य पाया जाता है, और ये क्षेत्र क्या होता है, ये क्षेत्र रेन शैडो एरिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये जल को विभाजित कर रहा है एक रेखा के माध्यम से। क्या है, ये पूरा का पूरा एक पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ मैंने डैश डैश से किया है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण जो हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं, ये अधिक ऊंचाई पर उससे आगे नहीं बढ़ पाती है, बल्कि पर्वतों से टकराकर उसी साइड में, जहाँ से पर्वतों से टकराएगी उसी ढाल पर ये वर्षा करती है। इसके विपरीत ढाल क्या कहलाता है, रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया। उसके बाद में बात करें हम कि अरावली पर्वत पर जो स्थित वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन एवं जो वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली पर्वत पर स्थित वन या वन्य जीव अभ्यारण्य, वो क्या करेंगे, वो पर्यटक के आकर्षण बिंदु दर्शाएंगे। जैसे हम बात करें सरिस्का अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, रणथंबोर अभ्यारण्य, इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। ये क्या करते हैं, ये पर्यटक के आकर्षण केंद्र है। देखो बता देता हूँ कि राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से जो आमदनी प्राप्त होती हैं वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं इसके साथ साथ में पूरे राजस्थान में और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो देखने के लिए हैं, प्राचीन काल में बने हुए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं, और यहाँ पर वन और जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको भी देखने के लिए पर्यटक आते हैं। तो ये अरावली में प्रमुख स्थित अभ्यारण्यों के नाम हैं जो पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो अरावली से निकलने वाली नदियों से, ये नदियां निकल रही है, मैंने बताया था, इससे क्या होता है, सिंचाई, पेयजल तथा उद्योगों को पानी की आपूर्ति होती है। भी ये जो नदियाँ निकल रही हैं, इन नदियों का जो जल है वो किसके लिए उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए भी आता है, पेयजल के लिए भी आता है, और उद्योगों संबंधी भी आता है। उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल, विद्युत, भूमि, ये तो सारी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो पानी भी क्या है, एक बहुत आवश्यकता की चीज़ मानी जाती है। उसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, हमारे को पता है कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये विश्व की क्या है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। यहाँ प्राचीनतम चट्टानों की बहुलता पाई जाती हैं
पाई जाती हैं, जिसके कारण बहुतायत रूप में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे लोहा की, मैग्नीज की, तांबे की, इस प्रकार से बहुत सारे अधात्विक की बात करते हैं तो जैसे जिप्सम है, जास्पर है, वोल्स्टोनाइट है, ये बहुत सारे खनिज इसी पर्वतमाला, इसी चट्टानी समूह से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये खनिजों की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट कि ये क्या कार्य करती हैं, मरुस्थलीयकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मरुस्थलीयकरण रोकने के लिए ये क्या है, आपका मरुस्थल है, कौन सा, थार का मरुस्थल। अब ये मरुस्थल जैसे जैसे हवा के संपर्क में है, यहाँ से जो मिट्टी है ये इधर विस्थापित होना चाहती है, लेकिन बीच में क्या आ जाती है, बीच में आ जाती है आपकी पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। और ये अरावली पर्वत श्रेणी आने के कारण क्या होता है कि ये जो मिट्टी है यहाँ से अपर्दन के माध्यम से जा रही है, ये यहीं विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा है अरावली का महत्व। लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।